नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से सीएम योगी का आज प्रयागराज का दौरा है। दोपहर करीब 3:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बार एसोसिएशन के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे और बार एसोसिएशन के 150 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का विशेष कार्यक्रम उसमें सम्मिलित होंगे। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण कार्य रहेंगे प्रयागराज में, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। प्रयागराज के जो तमाम जिलाधिकारी हैं, अधिकारी हैं और विधायक हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगामी चुनावों को देखते हुए भी ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण कि प्रयागराज में कैसा विकास कार्य हो रहा है, कहाँ प्रयागराज में ज़रूरत है कि विकास किया जाना चाहिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बार एसोसिएशन के 150 वर्ष पूरे होने पर यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कब यह कार्यक्रम शुरू होगा, क्या इस कार्यक्रम में खास रहेगा, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगे क्या शेड्यूल रहेगा, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 वर्ष पूरे होने पर, बार एसोसिएशन के 150 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोशिश करेंगे कि आपको इस कार्यक्रम की भी तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा पाएं और क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में जाकर के कहते हैं, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का है दौरा। आज प्रयागराज जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर करीब 3:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीधा एयरपोर्ट पर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज का दौरा है। दोपहर करीब 3:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बार एसोसिएशन के 150 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम है। हमारे साथ संवाददाता विवेक पांडे ज्यादा जानकारी के साथ लाइव बने हुए हैं। विवेक पांडे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा है, काफी खास ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कैसा कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा और कब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? जी, इलाहाबाद बात 150वीं वर्षगांठ होगी। उसके उपलक्ष्य में ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें शाम 4 बजे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और उद्घाटन सत्र में वो मौजूद रहेंगे। उद्घाटन उनके द्वारा ही होना है। 2 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में पहले दिन योगी आदित्यनाथ और दूसरे दिन विधि मंत्री किरण रिजिजू भी उपलब्ध रहेंगे। प्रशासन की माने तो लोग अंदाजा लगा रहे हैं, प्रशासन के आला अधिकारी अंदाजा लगा रहे हैं कि इस कार्यक्रम के बाद
योगी सीधे संगम भी जा सकते हैं, माघ मेला भी जा सकते हैं, वहाँ की उस व्यवस्था के बारे में अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं, उसकी आगे की जो कार्य योजनाएं होंगी उस पर अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो शाम को 4 बजे से लेकर शाम 2 घंटे का कार्यक्रम जो 6 बजे तक चलने वाला है। जी। विवेक, क्या रात्रि विश्राम प्रयागराज में ही होगा या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस लौट जाएंगे आज ही लखनऊ? फिलहाल जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम अभी तक प्रशासन के पास आया है, उससे स्थिति अभी बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट नहीं, क्योंकि अधिकारी खुद ऊहापोह की स्थिति में है कि अब योगी आदित्यनाथ रात में यहाँ पर विश्राम करेंगे या निकल जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो 2 घंटे का कार्यक्रम है, अगर विलंब ज्यादा होता है तो रात में विश्राम करने की बात भी कही जा रही है। जी। विवेक, ये कार्यक्रम कैसा रहने वाला है? कैसी तैयारियां हैं इसको लेकर? बार एसोसिएशन ऑफ प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो बार एसोसिएशन निश्चित तौर पर अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रखता है, और 150वीं वर्षगांठ है, तो जो तैयारियां की जा रही थी, जो विधि विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, बार एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं करके रखी हैं। कार्यक्रम में शुरुआत में कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी रखे गए हैं, जो शुरुआत में होगी, जो बाहर से कुछ कलाकार आए हैं जिनकी प्रस्तुति वो करेंगे। उसके बाद जो कार्यक्रम सत्र उद्घाटन सत्र का शुरुआत होगी, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू करेंगे। जी। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए विवेक पांडे। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, बात करें अगली खबर की। लखनऊ में सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोकसभा में पेश किए गए बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के अमृतकाल का ये पहला बजट सप्तऋषि की तरह भारत का मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि इससे उत्तर प्रदेश को खासा लाभ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये बजट महज साल 2023 से 24 के विकास का एजेंडा नहीं, बल्कि अगले 25 से 50 साल के लिए देश की विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के लिए संभावनाएं हैं। एक ग्रीन ग्रोथ, यानी कैसे हम हरित विकास की ओर जा सके, कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करके हम डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल दें जो लोगों के सतत और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सके। उस प्रकार के मॉडल को, चाहे वो एनर्जी के क्षेत्र में आप देखें, रिन्यूएबल एनर्जी का हो, हाइड्रोजन एनर्जी का हो, या फिर खेती किसानी के क्षेत्र में आप देखेंगे तो विषमुक्त खेती के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्यक्रम, या भारत की प्राचीन उस पद्धति को जो आज 2023 का वर्ष मिलेट ईयर के रूप में भी घोषित हुआ है, उस रूप में विकसित करने के लिए उसका भी प्रावधान बजट में किया गया है। यूथ पावर, उत्तर प्रदेश की देश दुनिया के अंदर अगर सर्वाधिक यूथ भारत के अंदर है, तो भारत के अंदर सबसे अधिक यूथ उत्तर प्रदेश के अंदर है। उस युवा के विकास के लिए, उसके कौशल विकास के लिए, उसे आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए, उसे तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास होने हैं इस दिशा में। और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, फाइनेंशियल सेक्टर में जो कुछ भी अन्य नए प्रयास हुए हैं, उन सभी 5-7 फोकस बिंदुओं को सप्तऋषि के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में रख करके यूनियन बजट को कल केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने देश की संसद में रखा है। स्वाभाविक रूप से यह यूनियन बजट एक विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करता है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप, जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हर भारतवासी गौरव के साथ कह सकता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित भारत का नागरिक हूं। प्रदेश के अंदर अन्य कार्यों के साथ साथ प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी, यानी जो प्राकृतिक खेती को मिशन मोड पर लेने का कार्यक्रम चल रहा है, इसका लाभ भी उत्तर प्रदेश लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने इसमें लगभग वर्तमान में हम लोग
जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों मिलाकर के उत्तर प्रदेश लगभग 1,26,000 हेक्टेयर लैंड में वर्तमान में इस खेती को बढ़ावा देने में सफल हुआ है। और उत्तर प्रदेश ने गंगा के तटवर्ती सभी 27 विकास खंडों में और बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों को इस दृष्टि से चयनित करके उसके लिए एक इंसेंटिव की भी घोषणा की है। इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर को और वहां पे अन्य कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है कि एक विश्व मुक्त खेती को हम बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। एमएसएमई सेक्टर को, यह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। एमएसएमई आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा जो बेस है वो यूपी के पास है। 96 लाख यूनिट सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्कीम जिसको हम आज के दिन पर हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के रूप में कहा था, अपने परंपरागत शिल्पकारों को, कारीगरों को प्रोत्साहित करने की स्कीम स्टेट गवर्नमेंट चला रही थी। मुझे प्रसन्नता है कि अब ये पीएम स्कीम के अंतर्गत, पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंतर्गत ये स्कीम आगे बढ़ेगी। हमने 16 अलग अलग कैटेगरी को इसके अंतर्गत चिन्हित किया था। उनको हम लाते थे, उनकी ट्रेनिंग के एक कार्यक्रम के साथ जोड़ते थे। ट्रेनिंग के दौरान उनको एक निश्चित मानदेय देते थे। मानदेय देने के बाद फिर उन्हें एक सर्टिफिकेट देते थे और फिर बैंकों से उन्हें लोन उपलब्ध करवाते थे। एक महत्वपूर्ण योजना होगी खासतौर पर हमारे कॉलेजेस के बच्चों के लिए जो अभी तक सिंपली बीए किए थे, बीकॉम थे या बीएससी थे, कोई टेक्निकल उनके पास नॉलेज नहीं था, उनको अब आगे बढ़ाने के लिए या फिर हमारे अपने अन्य नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ी योजना पीएम या नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत लेने का कार्य किया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वो वाली MDH की सुपर MDH सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रामचरितमानस विवाद पर पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार के कामों से ध्यान भटकाने के लिए विवाद उठाया गया है। वे व्यर्थ के मुद्दों को उठाकर समाज का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वाली बात है और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसको उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। नारी का मतलब समुद्र है और मैं क्या कर रहा हूं ना, जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर उसकी व्याख्या करेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये एकदम से ये कैसे ही मुद्दा? देखिए आज से नहीं उठ रहा जी, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है, लेकिन जो अभी उठाया गया, देखिए जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ प्रयास। ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है।
इसमें कोई संदेह है क्या? मुझे लगता है कि ये सभी चीजों को यानी ये अनावश्यक एक नई बहस को जन्म देने का कोई। और वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि पिछड़े दलित भाजपा के लिए सिर्फ वोट के पैमाने पर हिंदू हैं, या कहे चुनाव के समय में भाजपा के लिए पिछड़े दलित हिंदू हैं, पर उसके बाद अपना हक मांगने पर भाजपा के लिए पिछड़े दलित केवल शून्यकार बिंदु हैं। जिनको भाजपा सरकार गिनने तक को तैयार नहीं है, उनकी भलाई के बारे में वो क्या सोचेगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अपमानित होने वाले को अपमान का दर्द पता होता है। हमने किसी भी आराध्य धर्म ग्रंथ के खिलाफ बात नहीं कही। हमने रामचरितमानस के शूद्र समाज और महिलाओं को अपमानित करने वाले अंश पर आपत्ति जताई है। इस टिप्पणी को संशोधित या प्रतिबंधित किया जाए। यह कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को नीच कहता है, अधम कहता है, महिलाओं को नीच में भी नीच, अति नीच बताता है, प्रताड़ित किए जाने की बात करता है, पूरे शुद्ध समाज को अपमानित करने की बात करता है। क्या यही धर्म है? यही मैं पूछना चाहता हूं। अगर ये सभी हिंदू हैं तो इनको सम्मान क्यों नहीं? अगर ये सभी हिंदू हैं तो इनका अपमान क्यों? अगर ये हिंदू हैं तो अधम नीच क्यों? प्रताड़ित किए जाने की बात क्यों? अपमान किए जाने की बात क्यों? और इस पर चिंतन करने, मनन करने, संशोधन करने या अपमानजनक टिप्पणी निकालने जाने की बात को नजरअंदाज करते हुए सबसे चिल्ली बहार रहे हैं। कोई धर्म की दुहाई देके, कोई रामचरितमानस की दुहाई दे करके, कोई आराध्य देव की बात करके इस विषय से हटना चाहते हैं। और संभल से अगली खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लोगों में रोष दिखाई दे रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले को जूतों की चप्पल की माला पहनाई गई। लोगों ने नारेबाजी करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला भी फूंका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले को चप्पलों की माला पहनाई गई, पुतला फूंका गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है और इस रोष को वक्त रहते नेताओं को समझना होगा। धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी से बचना होगा। लोगों ने नारेबाजी करते हुए स्वामी प्रसाद का पुतला फूंका है। मानस को जो अभद्र टिप्पणी कर देते हैं और संतों के लिए जल्लाद जैसा घिनौना शब्द कहना, ये कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी को हजम नहीं हो पा रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसी गाली का इनाम देना, समाजवादी पार्टी ने मानो अपने हाथों से ही अपनी कब्र खोदी है। संत समाज, हिंदू समाज बड़ा कुपित है, बड़ा क्रोधित है और इनके इन टिप्पणियों की, संत समाज को जल्लाद जैसा शब्द कहने की, रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने की, हिंदू समाज में बिखराव पैदा करने के लिए इन्हें कभी माफ़ी नहीं दी जा सकती और अंततः स्वामी प्रसाद मौर्य को मजबूर होकर माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। संत समाज माफ़ करें ना करें ये उनका विषय है। नोएडा प्राधिकरण ने जन स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। वैट वेस्ट प्रोसेसिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मार्केटिंग एरिया और ग्रामीण क्षेत्रों में नए सार्वजनिक शौचालय बनाने के निर्देश दिए गए हैं। नोएडा के अलग अलग जगहों पर बनाए जाने वाली वॉल पेंटिंग पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं।
फतेहपुर में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत आस्था का केंद्र है। आज के समय में वो दलितों, पिछड़ों, महिलाओं में बंटवारा चाहते हैं, लेकिन समाज अब जाग चुका है। किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं। भारत के लोग सभी भारतवासी ही हैं। भगवान राम के नाम पर उल्टा बोलना, इसका मतलब निषाद राज के बारे में बोलना, और राम राज्य का नारा निषाद राज का नारा है। गोली चलवाने के बाद एक बार थोड़ा सा एक बार खुश हो गया था। अब राम पर गोली चलाएगा, गोली का बौछार करेगा राम पर। तो लेकिन अब समाज जग चुका है। राम के ऐसे असली चेहरा आ गया सबका का, जो भगवान राम जी होते हैं। ये भारत अब यही लोग थे जो आज के दिन में जाति धर्म के साथ कैसे अन्याय करते थे। इनकी सरकारें थी तो कैसे नौकरियों पर थी। सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट कहता है कि जो दलित है इसी में एक ही तंगू मंगू सब नौकरी कर, पिछड़ों में भी एक ही, उसी परिवारों के घरों में। तो जब अब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात आती है, सभी जाति का हिस्सा कहा गया 70 साल से, तो अब उनको फिर से वो धर्म के जालू में उलझाना चाहते हैं। ये समाज अब उलझाने वाला नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे आबादी का से कहा गया कौन रहा, 70 साल से किसने दिया, 30 साल से किसने दिया। तो अब ये सारे लोग अपना अपना हिस्सा लेने के लिए आ गया, और अब किसी चक्कर में नहीं पड़े। सारे लोग भारत के संस्कृति के वाले हैं, और आज के दिन में उन्हें भी ये बताना पड़ेगा भगवान कृष्ण कहते हैं इनकी पूजा दुनिया में हो रही है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने को लेकर विवाद और बढ़ गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी विनय सक्सेना पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में गंदी राजनीति हो रही है और इसकी वजह से ही शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने से रोका जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से फाइल एलजी के ऑफिस में पड़ी हुई है और उसे मंजूरी नहीं दी जा रही है। ऐसे में मार्च में होने वाली ट्रेनिंग फिर से कैंसिल हो सकती है। तो एलजी साहब के यहाँ से पूरे मीडिया में दिया गया था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है टीचर्स के विदेश जाने में, मैं तो कोई आपत्ति नहीं कर रहा, मैंने तो एक इन्फॉर्मेशन मांगी थी। अगर वो आपत्ति नहीं कर रहे तो फिर 15 दिन से फाइल उनके दफ्तर में क्यों पेंडिंग पड़ी हुई है, उन्होंने क्यों नहीं क्लियर किया। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून में, संविधान में साफ साफ लिखा है LG is bound by aid and advice of Council of Ministers। इसका मतलब ये होता है कि फाइलें LG के पास नहीं जानी चाहिए। जैसे दूसरे राज्यों में भी ये लिखा हुआ है कि गवर्नर इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। केंद्र सरकार में लिखा है प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो केंद्र सरकार में भी फाइलें नहीं जाती प्रेसिडेंट के पास, राज्यों में फाइलें नहीं जाती गवर्नर के पास। दिल्ली में भी 2018 में संविधान पीठ, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ऑर्डर किया था कि एलजी के पास फाइलें नहीं जाएंगी। मुख्यमंत्री और मंत्री सारे निर्णय लेंगे और वो निर्णय तुरंत लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन 2021 में केंद्र सरकार ने बदमाशी करके और कानून पास कर दिया, और कानून में लिखा कि सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेंगी। ये कानून बिल्कुल गलत है। अब सारी फाइलें एलजी के पास जाती हैं, हर फाइल के ऊपर एलजी जो है वो दो चार उल्टी सीधी कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। तो ये कानून बिल्कुल गलत है। ये कानून संविधान के खिलाफ है। संविधान पीठ जो थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने साफ साफ कहा था कि कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाएगी, क्योंकि हमने संविधान पीठ को बताया कि किस तरह से उसके पहले एलजी। दिल्ली के कंझावला में शमशान भूमि के पास खुलेआम शराब बेची जा रही है। स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो शराब बेच रहे माफियाओं ने कहा कि गांव में और भी जगह शराब बिक रही है, उसे जाकर रोको। फिलहाल कंझावला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से शराब बरामद की गई है। तो दिल्ली के कंझावला इलाके में शराब बेची जा रही है और लोगों ने इसका विरोध किया। तो शराब माफिया ने कहा कि दिल्ली के और भी कई इलाकों में शराब बेची जा रही है, पहले वहां से बंद करवाया जाए। तो शमशान की भूमि के पास से शराब बेची जा रही है, मसला ये है, और इसलिए जो लोग हैं वो चिंतित हैं, माहौल बिगड़ता है। और चूँकि शमशान के पास जगह सुनसान रहती है, तो ऐसे में वहाँ पर शराब बेचना गलत भी है और इसलिए भी लोग चिंतित हैं।
तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसकी शिकायत भी की गई है। पुलिस अब इस पर क्या कार्य करती है, ये देखने वाली बात। प्रयागराज से करीब 60 किलोमीटर दूर मेजा इलाके में मां शीतला कृपा महोत्सव में शामिल होने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे। और आपको बता दें कि डीजी यश ग्रुप द्वारा हर साल मां शीतला कृपा महोत्सव आयोजित किया जाता है और वहीं कार्यक्रम स्थल से संवाददाता ने जायजा लिया। आपको दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आज बागेश्वर महाराज जी का आगमन हुआ है और वहाँ पर मेजा इलाके में पहुंचे हैं, जहाँ पर मां शीतला कृपा महोत्सव में आज उन्होंने अपना दिव्य और भव्य दरबार लगाया है। हजारों और सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके अनुयायी यहाँ तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि आज जो महाराज की जो छवि मिली है और जो यश मिला है, जो कीर्ति मिली है, वो आज यहाँ पर लोगों ने देखा है। रैंडमली जिस तरीके से बागेश्वर बाबा ने भीड़ में से लोगों को बुलाया है, उनकी समस्याओं को समझा है, सुना है, निश्चित तौर पर लोगों के मन में आज उनके प्रति जो विश्वास है वो और भी बढ़ गया है। डीजीएस ग्रुप द्वारा ये कार्यक्रम हर साल कराया जाता है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे तो आपको दिखाएं कि वो किस तरीके से लोग यहाँ दीवारों पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से दीवारों पर खड़े होकर लोग यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, अभी भी बाबा के इंतज़ार में, उनको देखने के लिए, उनका दीदार करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन आज उन भक्तों की मनोकामना पूरी हुई है, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ लगभग 2-3 किलोमीटर तक पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं और बाबा के दर्शन किए हैं। विवेक पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।